नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में बात होगी कन्या लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव को लेकर के। पूर्व में हम मेष से लेकर के सिंह लग्न तक चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज कन्या लग्न, और यूं ही हम बाकी के जो ग्रह हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। हर लग्न में 9 ग्रहों की बात होगी, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव है तो मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपना परिवार मानता हूं। आप सभी मेरे परिवार हैं, और परिवार की तरफ से कोई सुझाव आता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता और खुशी होगी। आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, चंद्रमा के संदर्भ में मैं एक बात कहता हूं कि जब भी हम चंद्रमा के फलादेश को करें तो चंद्रमा के पक्षबल पर ध्यान दें, और यूं भी चंद्रमा के अलावा भी अगर हम बाकी ग्रहों का फलादेश करें तो हर ग्रह के लिए जो ग्रह का कारकत्व है, यानी ग्रह के जो नैसर्गिक कारक हैं जिन चीज़ों के, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही वह कहाँ के स्वामी हैं, और इसके अलावा उनका जो बल है वह क्या है, वह अंश बल क्या है, षोडश वर्गों में बल क्या है, स्पेशली D9 और D10 चार्ट में उनकी क्या स्थिति है। अगर हम इनके बिना फलादेश करेंगे तो हम फलादेश की पूर्णता की तरफ नहीं जा पाएंगे। एक ये बात। दूसरी बात कि जैसे मैंने मान लीजिए कि बता दिया एक उदाहरण के लिए तौर पे कि लाभेश चंद्रमा यदि लाभ भाव में है तो जातक बहुत धनवान होगा, क्योंकि सूत्र है, नियम है, यह मैंने बताया, बहुत लाभ कमाएगा और बहुत तरक्की करेगा। परंतु तब क्या, जब जातक का लग्नेशी खराब हो जाए, जातक का भाग्येशी गड़बड़ हो जाए, उस परिस्थिति में फिर ये जो चंद्रमा का फलादेश है यह गलत हो जाएगा। तो हमें बाकी के पहलू पर भी ध्यान देना होगा। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि ये जो फलादेश है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। बाकी की जो ग्रह स्थितियाँ हैं वह भी उत्तरदायी होती हैं संपूर्ण फलादेश के लिए। हाँ, परंतु जो यहाँ पर मैं फल बताऊंगा और बाकी के घटक अगर अच्छे हुए तो निसंदेह आपको अच्छा फल मिलेगा। तो बात कर लेते हैं चंद्रमा के पक्ष बल के बारे में। यह बड़ा जरूरी हो जाता है चंद्रमा के विषय में, क्योंकि अगर चंद्रमा क्षीण बली हुए या बलहीन हुए कन्या लग्न में तो फिर जातक की जो एम्बिशन पूर्ति है उसमें बाधा आएगी। और पक्ष बल में क्या है, देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं। अब जब पूर्ण बली होंगे तो निसंदेह बहुत श्रेष्ठ लाभ प्रदान कर देंगे। तो वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलहीन होते हैं, उनमें बल नहीं होता है। समझ सकते हैं आप, कृष्ण पक्ष की एकादशी से द्वादशी, फिर अमावस्या, और अमावस्या के बाद भी 5 दिन तक हम चंद्रमा जो है वह कमज़ोर होते हैं। तो वहीं शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम बली होते हैं। तो यह आप देख लीजिएगा कि आपका जन्म किस दिन हुआ है, और उसके बाद जो है आप चंद्रमा का पक्ष निकाल पाएंगे। अब बात कन्या लग्न की। चंद्रमा लाभेश हैं, यानी यहाँ के स्वामी हैं, जहाँ 4 अंक लिखा हुआ कर्क राशि के स्वामी होते हैं। अब लाभ भाव के स्वामी होकर के कन्या लग्न के जातकों के लिए चंद्रमा किन चीज़ों के कारक होते हैं, आय के, और साथ ही कर्म के। आप जो कर्म करेंगे उससे कितना आप प्राप्त करेंगे, आपके एम्बिशन की पूर्ति के, यानी आपकी जो इच्छा है, आपकी जो महत्वाकांक्षा है वह पूर्ण हो पाएगी कि नहीं। यह भाव धन के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। और चंद्रमा यहाँ पर अगर शुभ स्थिति में हुए तो निसंदेह कन्या लग्न के जातकों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं और बहुत लाभ प्रदान करते हैं। अब अगर लाभेश चंद्रमा प्रथम भाव अर्थात लग्न में ही स्थित हो जाएं तो क्या प्रभाव देंगे, बहुत श्रेष्ठ प्रभाव होगा। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है आपसे कि लाभेश का लग्न में जाना या लग्न का लाभ में आना जातक के व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। जातक का जो व्यक्तित्व है वह बड़ा उन्नत हो जाता है, और फिर ऐसा जातक जो भी कार्य करता है उस कार्य में निसंदेह वह सफल होता है। हाँ, अब कब सफल होगा, कितना सफल होगा, यह बाकी के ग्रह स्थिति महादशा के क्रम पर।
लग्न में चंद्रमा जातक को भावुक, कल्पना प्रिय, कोमल स्वभाव का, सहृदय, दयालु, चंचल और द्विस्वभाव, यानी उसके मूड में जो परिवर्तन है वह होता रहेगा। कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा, लोकप्रिय होगा। और जो दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, तो ऐसे जातक के जीवन साथी भी सुयोग्य होते हैं, सहृदय होते हैं और ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से सहयोग मिल सकता है। जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वह भी कोमल होता है। यानी एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति लग्न में आकर के चंद्रमा जातक की महत्वाकांक्षा पूर्ति में भी सहायक सिद्ध होते हैं और एक न एक दिन जातक की जो महत्वाकांक्षा है वह पूर्ण होती है। परंतु देख लीजिएगा पक्षबल क्या है और कहीं चंद्रमा पाप प्रभाव में तो नहीं है, क्योंकि अगर पाप प्रभाव में हुए तो जो मैं फल बता रहा हूँ उसमें कमी आएगी। लाभेश चंद्रमा यदि धनवाणी कुटुंब भाव में आ जाए, अब देखिए यह भी एक सूत्र है, धन का लाभ में आना या लाभ का धन में आना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है धन के लिए। क्योंकि देखिए यह जो भाव है यह धन, वाणी और कुटुंब, आपका बैंक बैलेंस, आपका संचित धन, अपने कुटुंब से आप कितना धन प्राप्त करेंगे, ये दर्शाता है कौन सा भाव, धन भाव। तो वहीं लाभ भाव आप अपने भुजाबल से, अपने बाहुबल से जो अर्जित करेंगे उसको दर्शाता है लाभ भाव। अब कहीं लाभ भाव धन भाव में चला जाए, यानी कहीं ना कहीं हो सकता है तो आप निवेशक हो सकते हैं, आप व्यापारी हो सकते हैं और आपका जो संचित धन है या जो आपने विरासत में धन प्राप्त किया है उस धन को इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा स्थित होकर के आपकी वाणी में मिठास दे देंगे, आपकी वाणी में जादू होगा, आप अपनी वाणी से मन मोह लेंगे दूसरों का, आपका परिवार भी बहुत श्रेष्ठ होगा, परिवार के लोग भावना प्रधान होंगे, संवेदनशील होंगे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहा करेंगे। अब यहाँ पर अगर चंद्रमा पर पाप प्रभाव हुआ या चंद्रमा क्षीण बली हुए, उस परिस्थिति में फिर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, धन की हानि हो सकती है। अगर यहाँ पर चंद्रमा क्षीण बली हैं तो ऐसे जातकों को स्टॉक मार्केट में निवेश से बचना चाहिए। चंद्रमा की दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पर तो कहीं ना कहीं यह गुप्त धन को भी दर्शाता है। अब गुप्त धन आज के समय में आप लगा सकते हैं, अनायास धन की प्राप्ति हो जाए। या कई लोग को मैंने बोलते हुए सुना है कि हमारे पिताजी ने ये स्टॉक का कुछ पेपर्स थे या म्यूचुअल फंड के कुछ पेपर्स थे, उन्होंने बहुत पहले खरीद दिया था, हमें आज पता चला इसके बारे में और हमें अचानक धन मिल गया। तो कुछ ऐसे धन की भी प्राप्ति जो है वह हो सकती है, परंतु चंद्रमा में पर्याप्त बल होना परमावश्यक है। अब अगर लाभेश चंद्रमा स्थित हो जाए कहाँ, तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, और राशि कौन सी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, यह एक तथ्य है। दूसरा तथ्य सुनिए, 1 2 3 4 5 ये अपने भाव से पंचम में होते हैं। वृश्चिक राशि पर चंद्रमा का यदि नीचभंग हो जाए या फिर मंगल से दृष्ट हो जाए, गुरु से दृष्ट हो जाए, तो मैंने बहुत अच्छा फल देते हुए भी देखा है। तो पहले यहाँ पे कुछ नकारात्मकताएं हैं नीच का होने का, वो सुन लीजिए। फिर जब नीचभंग होगा तो उसका क्या प्रभाव होगा हम वह भी जानेंगे। तो देखिए, अब पराक्रम भाव और भाग्य भाव से भी संबंध बन रहा है। लाभेश पराक्रम में आ रहे हैं और भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि यह क्या इशारा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक बात की तरफ इशारा है कि यदि आपको जीवन में कुछ पाना है, चाहे वह भाग्य का साथ हो या फिर लाभ की प्राप्ति हो, तो आपको अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दिखाना पड़ेगा तभी, क्योंकि यहाँ पर नीच के हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए परिस्थितियाँ सहज होंगी, परिस्थितियाँ सुगम होंगी। आपको लड़ना होगा, आपको जूझना होगा, आपको संघर्षरत रहना पड़ेगा, फिर जा करके कहीं आपको लाभ प्राप्ति होगी, आपको भाग्य के साथ मिलेगा। यह कॉम्बिनेशन यह दर्शाता है कि आपको भटकाव की तरफ नहीं जाना है, यानी आपको भटकना नहीं है। एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना है और फिर उस लक्ष्य पर फोकस्ड होकर के आपको कार्य करना है। क्योंकि यहाँ पर जब चंद्रमा होते हैं तो अक्सर आप लोगों ने अगर मेरे पूर्व के वीडियोस देखे होंगे तो मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ पर चंद्रमा कई बार व्यक्ति के अंदर कंसिस्टेंसी का अभाव दे ही देते हैं। 10 दिन ऐसे व्यक्ति खूब काम करेंगे, यदि व्यवसाय है तो 10 दिन इतनी मेहनत कर देंगे कि पूछिए मत,
यदि विद्यार्थी तो 10 दिन इतना पढ़ देंगे, घर वाले खुश हो जाएंगे कि वाह, इसे तो पढ़ाकू लड़का ही नहीं देखा है। पर 20 दिन या 15 दिन जो है फिर वो क्या होगा, दूसरे कामों में बच जाएंगे, घूमना फिरना, मौज मस्ती या कोई और अन्य गतिविधियों में लग जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे। यानी कर्म से विमुख होंगे या फिर परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी, स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप पराक्रम से विमुख होने लगेंगे। तो यहाँ पर जिनके भी चंद्रमा है उनको गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनको कंसिस्टेंटली अपना काम करना चाहिए, कार्य को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, धुलमुल रवैया और धुलमुल नीति से उनको बचना चाहिए। अब अगर यहाँ पर मंगल भी स्थित हो जाए, गुरु की दृष्टि हो जाए या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो चंद्रमा पर, उस परिस्थिति में जातक को अपने भाई बहनों से सहयोग मिलता है और जातक धीरे धीरे उन्नति करता है और 24वें वर्ष के बाद से उसके जीवन में बदलाव आता है, उसके भाग्य में बदलाव आता है और उसे फिर कोई एक सही दिशा मिल जाता है और फिर वह उस दिशा की तरफ आगे बढ़ता है और ऐसा जातक फिर सफल भी अवश्य होता है, उसको भाग्य का भी साथ मिलता है। लाभे चंद्रमा यदि स्थित हो जाए कहाँ, चतुर्थ भाव में, तो क्या प्रभाव होगा और राशि कौन सी है, धनु राशि, गुरु की राशि। देखिए एक बात है, लाभ का संबंध चतुर्थ से बने, सुख से बने, बड़ा श्रेष्ठ है। और यह राशि किसकी है, यह राशि देवगुरु बृहस्पति की है, यह धनु राशि है। यहाँ पर चंद्रमा स्थित होकर के जातक को सुखी बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे। ऐसे जातक को भूमि भवन वाहन का विशेष लाभ होगा, माता पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, हो सकता है तो ननिहाल भी बहुत श्रेष्ठ रहे और साथ ही ऐसा जो जातक है वह जनता में सम्मानित होगा। चंद्रमा की दृष्टि जाएगी दशम भाव पर तो राज्य कृपा भी मिल सकती है। देखिए सूर्य जहाँ राज्य कृपा देने वाले ग्रह हैं, वहीं राज्य कृपा में हम चंद्रमा के महत्व को भी इग्नोर नहीं कर सकते। चंद्रमा भी राज्य सुख देने वाले ग्रह हैं और यहाँ पर जब दृष्टि जाएगी चंद्रमा की तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर कहीं बुध और सूर्य की जन्म कुंडली में स्थिति अच्छी हुई तो निसंदेह ऐसा जातक धनवान होगा। और वैसे भी चतुर्थ भाव में चंद्रमा बली माने जाते हैं, दिग्बली होते हैं और यहाँ पर चंद्रमा कारक होते हैं। तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा के विषय में यह भी कहा जाता है कि ऐसा जातक जो है आजीवन सुखी रहता है। परंतु इसमें मेरा मत यह है कि यह देख लेना परमावश्यक होगा, जो मेरा अनुभव है यह देख लेना परमावश्यक होगा कि चंद्रमा का बल क्या है। जो पक्ष बल की बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी, चंद्रमा किन ग्रहों के प्रभाव में है और यहाँ चतुर्थ गुरु की क्या स्थिति है। अगर गुरु और चंद्रमा यहीं पर हो जाए तो फिर कहना ही क्या, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। फिर ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में खूब तरक्की करेगा, खूब ऊपर उठेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह की स्थिति नहीं है। बात करते हैं चंद्रमा यदि स्थित हो जाए पंचम भाव में, राशि कौन सी है, मकर राशि, यानी जातक की मकर राशि हो जाएगी। और सबसे देखिए मकर राशि के साथ एक अच्छी बात यह होती है कि चंद्रमा अपने भाव से सप्तम में होते हैं, यानी अपने भाव पर उनकी दृष्टि चली जाती है। अब अगर चंद्रमा पर कहीं से भी शुभ प्रभाव हुआ, चंद्रमा वर्गोत्तम हुए या फिर चंद्रमा शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए, शुभ ग्रहों के साथ हुए, तो फिर उस परिस्थिति में यहाँ पर चंद्रमा अच्छा फल दे जाएंगे। लाभ पर दृष्टि डाल करके जातक के जीवन में लाभ के मार्ग और जातक अपने संतान से बहुत प्रेम करने वाला, हालांकि अपने संतान से सभी प्रेम करते हैं पर कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, मतलब कंट्रोलिंग हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स जो है वह प्रेम तो देखिए सब करते हैं, पर कुछ पेरेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ चलिए ठीक है बच्चा अपने से कर रहा है, अच्छा कर लेगा। पर ये जो जातक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। आजकल का समय भी बदल रहा है, फिर ऐसे में बच्चे जो है वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पर एक मुसीबत ये हो जाती है, मुसीबत क्या मतलब परेशानी हो जाती है कि फिर वो बच्चे जो है धीरे धीरे इनके हाथ से निकलने लग जाते हैं, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते, उनको भी स्पेस देना होगा थोड़ा सा आपको। ये बात यहाँ पर बताती है चंद्रमा की स्थिति, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में होते हैं उस भाव से संबंधित भावुकता का आना लाजमी है। परंतु यहाँ पर आपको ध्यान यह रखना है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा आप डिसिप्लिन में ना रखें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल ना करें। और आप ऐसे नहीं होगा कि आप बहुत सख्त तरीके से कंट्रोल करेंगे, आप इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और वो कई बार ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा पर यदि शनि की भी दृष्टि हुई तो भी मैं कहता हूँ कि बहुत बुरी बात है। यहाँ शनि चंद्रमा के साथ स्थित भी हो गए तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि देखिए विषयोग भी अगर बनता है शनि चंद्रमा का तो मैंने आपको पूर्व में बताया है कि किस राशि पर बनता है। अब यहाँ पर मकर राशि है, अगर दृष्ट हो भी रहे हैं चंद्रमा शनि से तो हाँ अब लाभ मिलने में विलंब होगा, क्योंकि दृष्ट हो गए शनि से। शनि हर चीज़ में विलंब कराते हैं, शनि शुभ हो तो ही विलंब कराते हैं।
परंतु जब एक बार जातक को मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। शनिदेव की जो महिमा है अपरंपार है। तो जब मिलना प्रारंभ हो जाएगा तब जातक की कल्पना से वह परे होगा, इतना ज़्यादा मिलेगा। तो यह भी एक बहुत श्रेष्ठ स्थिति पंचम भाव में चंद्रमा की। बात करते हैं अगर चंद्रमा स्थित हो जाए छठे भाव में। अब देखिए ये स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर धन का संबंध छठे से बन जाए या लाभ का संबंध छठे से बन जाए तो यह ऋण योग बन जाता है। जातक को अपने जीवन में कर्ज लेने की स्थिति कई बार आ जाती है। यानी कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जातक को कर्ज लेना पड़ जाएगा, लोन लेना पड़ जाएगा। अब वह लोन हो सकता है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हो, या हो सकता है किसी व्हीकल के लिए हो, या हो सकता है होम लोन हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, कहीं ना कहीं पर लोन की स्थिति दर्शाता। और साथ ही अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं हुई फिर उस परिस्थिति में जातक को लोन चुकाने में भी परेशानी आएगी। ऐसे जातक थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है परेशान करेगा, खास करके इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है वो वीक हो सकता है, या फिर ये कफ कोल्ड की शिकायत या अस्थमा की शिकायत इनको हो सकती है। शत्रुओं द्वारा ये परेशान किए जा सकते हैं। हो सकता है अगर यहाँ पर राहु इत्यादि का प्रभाव हुआ तो हो सकता है कि इनके जीवन में गुप्त शत्रु भी हों, या इनके मित्र ऐसे हों जो इनके सामने तो दिखाते हों कि मित्र हैं पर अंदर ही अंदर इनसे जलते हों। इसकी संभावना भी बनती है। यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति दर्शाती है कि जातक अपने जीवन में लाभ के लिए बहुत प्रयासरत रहेगा, क्योंकि राशि कुंभ राशि स्थिर राशि है और उसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति की विशेष आकांक्षा रहेगी। परंतु जीवन में संघर्ष भी बहुत आएगा और लाभ का व्यय भी खूब होगा, क्योंकि लाभेश यहाँ स्थित होकर के व्यय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो लाभ का व्यय भी खूब होगा और जातक अपने जीवन में व्यय से परेशान रहेगा। अगर लाभेश छठे भाव में है और शनि की दृष्टि आ रही है चंद्रमा पर, फिर उस परिस्थिति में कई बार जो है जातक का जो स्वास्थ्य है, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होगा जीवन में, वहाँ पर थोड़ा सा जो है रोड़ा आएगा, वहाँ पर थोड़ा सा ऑब्स्टेकल्स आएगा। लेकिन यही शनि, क्योंकि शनि की यहाँ छठे भाव पर अपनी दृष्टि है और शनि जो है अगर यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ करके, क्योंकि धनु राशि है, अगर यहाँ से शनि की दृष्टि आ रही है फिर उस स्थिति में 36 वर्ष की उम्र के बाद जातक के जीवन में बदलाव आएगा और फिर जातक अपने जीवन में काफ़ी ऊंचा भी उठेगा अपने स्व प्रयासों से। यानी ऐसा जातक सेल्फ मेड मैन हो सकता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक को अपने ननिहाल से या माता पक्ष से कुछ उदासी रहती है और माता से जो सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए वो मन ही मन दुखी भी रहता है। लाभेश चंद्रमा यदि सप्तम भाव में आ जाए तो क्या प्रभाव होगा और सप्तम भाव किन चीज़ों को दर्शाता है? सप्तम भाव है विवाह स्थान, दाम्पत्य सुख का स्थान। तो यह व्यवसाय को भी दर्शाता है, क्योंकि यह दशम भाव से दशम हो जाता है, इस भाव से दशम हो जाता है। और साथ ही यह भाव पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। अब लाभेश इस भाव में आकर के लग्न को देख रहे हैं, कितनी सुंदर स्थिति। और यह राशि किसकी? देवगुरु बृहस्पति की राशि है और यहाँ यह चंद्रमा की मित्र राशि है। निसंदेह ऐसे जातक को अपने जीवन में विवाह का सुख, जीवन साथी का सुख और जीवन साथी योग्य होगा। ऐसे जातक को अपने जीवन साथी से लाभ होगा। विवाह के बाद महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी, विवाह के बाद मान सम्मान में अभिवृद्धि होगी, विवाह के बाद व्यवसाय बढ़ेगा, निसंदेह विवाह के बाद लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और लग्न पर दृष्टि जाने की वजह से ऐसे जो जातक का जीवन साथी है वह भी जातक के अच्छे आर्थिक भविष्य के लिए चिंतित रहा करेगा और जातक स्वयं भी मान सम्मान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेगा। और ऐसा जातक का जो मन मस्तिष्क है वह हमेशा लाभ प्राप्ति के मार्गों की तरफ लगा रहेगा। बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ चंद्रमा की और मीन राशि है, कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे जातक कोमल स्वभाव के, कल्पना प्रधान, थोड़े मूडी स्वभाव के, घूमने फिरने के शौकीन, और अगर इनका हृदय द्रवित हो उठा तो दूसरों को कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी दान कर देंगे। दूसरों के जन कल्याण के लिए इनका जन्म होता है। परंतु कहूँगा आपसे कि चंद्रमा का जो पक्ष बल है वह देख लीजिएगा, चंद्रमा कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है। अब अगर यहीं पर गुरु की दृष्टि हो गई तो कहना ही क्या, बहुत श्रेष्ठ। फिर यह गजकेसरी योग जातक के जीवन में चार चांद लगा देगा। बात करते हैं अगर लाभेश अष्टम भाव में हो तब क्या। यहाँ भी है अपनी मित्र राशि में मंगल की राशि पर लाभेश का अष्टम में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है
कि जातक को अपने जीवन में लाभ प्राप्ति हेतु कड़ा संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परंतु कुटुंब भाव पर दृष्टि की वजह से ऐसे जातक को धन, वाणी और कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। थोड़ा विलंब हो सकता है, उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा लिटिगेशन वगैरह हो। ऐसे जातकों को अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राशि कौन सी, मेष राशि में अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित होकर के वाणी भाव को देखेंगे तो कहने की जरूरत नहीं कि जातक की जो वाणी है वह कितनी ज़्यादा उग्र हो सकती है, और कई बार जातक के अपने स्वभाव की वजह से उसके कुटुंब में परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे जातकों को इसका ध्यान रखना चाहिए। अब अगर यही मंगल स्थित हो गए चंद्रमा के साथ, फिर उस स्थिति में जातक अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में संघर्ष से जूझेगा, लेकिन उसके बाद वो अपना खुद का बड़ा व्यवसाय भी बना सकता है और बहुत उन्नति कर सकता है, अच्छा रिसर्चर हो सकता है। चंद्रमा पर शुभ प्रभाव हुआ तो जातक रिसर्च के क्षेत्र में बहुत तरक्की, बहुत उन्नति भी कर सकता है, इसमें भी कहीं से कोई संदेह नहीं। अब अगर लाभेश चंद्रमा स्थित हो जाए नवम भाव में, तब कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, लाभेश का संबंध त्रिकोण से बनना, केंद्र से बनना हमेशा श्रेष्ठ होता है। ऐसा जातक प्रबल भाग्यवान होगा, ऐसा जातक धर्म का पालन करने वाला होगा, धार्मिक होगा, बहुत परोपकारी होगा, सुखी होगा, शांत प्रवृत्ति का होगा, स्थिर चित्त का होगा। और पराक्रम भाव पर जो नीच की दृष्टि जा रही है तो कई बार उसको पराक्रम में कमी का अनुभव होगा। पराक्रम में कमी का अनुभव क्या? कई बार देखिए, वैसे तो वृषभ राशि के जो जातक होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। आप इनको कोई टास्क दे दीजिए, वो बहुत ही परफेक्शन के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि ये कुछ करना चाहे तो उसमें अड़चन आ जाती है। ऐसा मैंने अनुभव किया है, यह शास्त्रों की बात नहीं है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं उसमें मैंने देखा है कि कई बार जातक सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है, जातक करने कुछ जाता है, हो कुछ और जाता है। कई बार ये समस्याएं भी आती हैं, परंतु यहाँ पर चूँकि भाग्य भाव प्रबल होने की वजह से जातक का भाग्य साथ देता रहता है। और संक्षेप में कह सकते हैं कि जातक को सुखी, यशस्वी और धनवान बनाता है इस भाव में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ उच्च का है। अब लाभेश उच्च का भाग्य भाव में हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं। जातक कितना लाभ कमाएगा, कितना भाग्यवान होगा और कितना धार्मिक होगा, कितना यशस्वी होगा। यहाँ पर पक्ष बल देख लीजिएगा। अब अगर अमावस्या का जन्म हो गया तो दिक्कत है, परेशानी हो जाएगी। अगर राहु इत्यादि का प्रभाव हुआ तो संघर्ष जीवन में बढ़ जाएगा। लाभेश चंद्रमा यदि स्थित हो जाए दशम भाव में, तब क्या? केंद्र भाव है और लाभेश दशम में आ रहे हैं, यानी जातक के कर्म में ही लाभ है। जातक को मान सम्मान की प्राप्ति और चंद्रमा की दृष्टि की वजह से चतुर्थ भाव पर भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति, हर प्रकार से बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट। जातक जो है सरकारी सेवा में उच्च पद पर हो सकता है और ऐसे जातक अपने पिताजी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं। जातक कहीं ना कहीं जातक के तरक्की में, जातक के कर्म में, जातक के आगे बढ़ने में, यानी जातक का जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है उसके डेवलपमेंट में उसके पिताजी का बहुत योगदान हो सकता है। जातक को सही मार्ग दिखाने में, दिशा दिखाने में उसके पिताजी का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और जातक को अपने जीवन काल में बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। यहाँ पर सिर्फ हमें यह देखना होगा कि बुध की स्थिति क्या है। अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो उस स्थिति में थोड़ी परेशानी आएगी। दशमेश अगर अच्छे हुए और लाभेश यहाँ हुए तो जातक बहुत उन्नति करेगा। अब अगर लाभेश लाभ भाव में ही हो जाए, सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह यदि अपने ही भाव में हो तो बढ़िया फल देते हैं। जातक को लाभ होगा और जातक को खास करके व्यापार में लाभ होगा। जातक बड़ा व्यवसायी हो सकता है, या फिर जातक अगर सरकारी सेवा में भी होगा तो उसका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो सकता है, पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि यह कर्क लाभ की जो राशि है यह चर राशि है तो ट्रांसफ़र को दर्शाती है। साथ ही साथ ऐसे जातक चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का व्यवसाय करके जीवन में तरक्की कर सकते हैं। जैसे तरल पदार्थों से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो वह जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो दृष्टि होगी कहाँ, पंचम भाव पर, संतान भाव पर जो दृष्टि होगी, संतान से संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, परंतु संतान भी योग्य होगी और धीरे धीरे संतान तरक्की भी करेगी और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेगी। परंतु यहाँ पर राहु अगर स्थित हुए फिर उस परिस्थिति में परेशानी भी आ जाएगी। अच्छी स्थिति, लाभेश का लाभ भाव में होना बहुत श्रेष्ठ। लाभेश व्यय में चले गए तब क्या होगा? परंतु है सूर्य की राशि मित्र राशि, उस स्थिति में जातक के जीवन में जो लाभ और व्यय का संतुलन है वह गड़बड़ा जाएगा और फिर ऐसा जातक अपने व्यय से परेशान रहेगा। जातक का जो व्यय है
वह रोग में हो सकता है, वह मुकदमे में हो सकता है, वह लिटिगेशंस वगैरह में हो सकता है, या फिर जातक को लोन लेना पड़ जाए। फिर ऐसे जातक को बाहरी संबंधों से लाभ दिखता है। ऐसे जातक यदि विदेश जाकर कर सेटल हो जाएं या विदेश में कुछ करें, फिर उस स्थिति में जो है उनको लाभ प्राप्ति की संभावना दिखती है। ऐसे जातक को जो मैंने यहाँ नोटिस किया है, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा, जब चंद्रमा यहाँ होते हैं तो ऐसे जातक को बहुत एग्रेसिव होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, खास करके फाइनेंशियल मैटर्स में या बिजनेस मैटर्स में, क्योंकि यह राशि सूर्य की राशि है। कई बार जातक के पास कोई बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेकर के आया, बहुत एम्बिशियस प्लान लेकर के आया, या किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है, तो फिर जातक बहुत जल्दी जो है वो निर्णय ले लेते हैं और फिर जो है उनको उसका जो दीर्घकालिक फल है वह चुकाना पड़ जाता है, क्योंकि स्थिर राशि फिर जो व्यय होता है उसमें स्थिरता आ जाती है। कहने का अर्थ समझिएगा, व्यय में स्थिरता, खर्च फिर होता चला जाता है, उससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। फिर इस परिस्थिति में ऐसे जातकों को अपने धन के निवेश को लेकर के बहुत सतर्क रहना चाहिए, रोग इत्यादि को लेकर के सतर्क रहना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह को लेकर के सतर्क रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खर्चे ना हो। किसी को कर्ज देते समय बहुत सोच समझ कर दें और लेते समय भी कर्ज बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि आपका जो आय और व्यय का संतुलन है वह अच्छा नहीं होता है। आमदनी अच्छा करेंगे पर उतना व्यय भी कर देंगे, उस परिस्थिति में आपकी जो सेविंग्स है उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपके साथ क्या स्थिति है। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या लग्न के 12वें भाव में चंद्रमा, लाभेश चंद्रमा के फल एवं प्रभाव के बारे में। ऐसे ही हम तमाम ज्योतिष के संबंधित विषयों पर बात करते रहेंगे, वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और मैं अपने परिवार से कहना चाहूँगा कि आप का जो प्यार मिल रहा है उसका मैं आप लोगों के लिए बहुत आभारी हूँ, और कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।